सम्मानीय मंच और पूरे देश से आए हुए हमारे मूल निवासी साथियों, आज का जो सब्जेक्ट है, विषय रखा हुआ है, इस विषय के ऊपर हमारे पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बातें कही है। फुले अम्बेडकरी विचारधारा की बात है, तो पहले हमें यही बात समझनी होगी कि फुले अम्बेडकरी विचारधारा क्या है। वो विचारधारा के अंदर समता, बंधुत्व और भाईचारा है, और जो जिस विचारधारा के सामने हम लड़ रहे हैं वहाँ ये है, यहाँ ये है, विचारधारा में ये फर्क है। और विचारधारा की बात करें तो हमारे महापुरुषों ने ही समता, बंधुत्व की बात कही है, भाईचारा की बात कही है। दूसरे कोई किसी भी महापुरुषों ने ये बात नहीं कही है, कि हमारे मूल निवासी समाज के महापुरुषों ने ही ये बात कही है इस विचारधारा की। बाकी के समाज में एक बहुत सारे महापुरुष हो देखे होंगे, उनको हम तो महापुरुष नहीं कहते, वो लोग महापुरुष कहते हैं उनके वाले। लेकिन जो लोग के अंदर अन्याय होता है, अत्याचार की भावना होती है, वो महापुरुष कभी होते नहीं है। तो आप देखते हो कि हमारी विचारधारा, फुले अम्बेडकरी जो विचारधारा थी, इस विचारधारा में व्यक्तिवाद नहीं था, विचारधारा थी। और आप भारत देश के अंदर आप देख रहे हैं कि वो व्यक्तिवादी विचारधारा भी चल रही है। और आपके सामने है, बहुत बड़ा इतिहास तो नहीं हुआ, बहुत पुराना इतिहास तो नहीं हुआ है। अन्ना हजारे की बात करो, ये व्यक्तिवादी बात थी। इसके 3 अरविंद केजरीवाल पैदा हो गया, वीके सिंह पैदा हो गया, बहुत सारे ऐसे लोग पैदा हो गए, व्यक्तिवादी विचारधारा से वो लोग ने जन्म लिया है। ऐसा है। तो ये विचारधारा, हमारी विचारधारा से लोगों को डर है। देश में बहुत सारी विचारधारा चलती है, लेकिन फुले अम्बेडकरी जो विचारधारा है उसे ही डर लगता है। इसीलिए आज की कई सालों से आप देख रहे हो कि तीर मुसलमान पर है, पर निशान हमारे लोग है, SC ST OBC के लोग हैं। तीर मुसलमान पर है मगर निशान हम लोग है। इस विचारधारा को भी हमें समझना पड़ेगा। अभी हमारा जो सब्जेक्ट है उसमें लोकतंत्र की भी बात है, प्रतिनिधित्व की भी बात है, और सभी अपनी विचारधारा की भी बात है। तो हमारी जो फुले अम्बेडकरी विचारधारा थी, इसमें भटजी और सेठ जी की आज़ादी की बात नहीं थी, आम आदमी की आज़ादी की बात थी। तो इसीलिए हमारे जो संघर्ष, हमारे महापुरुषों ने जो संघर्ष किया, इससे आप देखते हो कि पहले हमारे मौर्य साहब ने प्रस्तावना में बात रखी महात्मा ज्योतिराव फुले की। तो महात्मा ज्योतिराव फुले की जो सावित्रीबाई फुले है, वो इस देश के अंदर पढ़ाई करने जाती थी, तब इसके ऊपर गोबर डालते थे। तो तकलीफ उनके जो ज्योतिराव फुले थे उनको तकलीफ हुई होगी, कारण कि आज की तारीख में अगर हमारी कोई औरत का, आपकी कोई औरत का इंसल्ट करता है तो लोग तलवार निकाल देते हैं। मगर इस समाज के लिए उन्होंने उस समय इस समाज के लोगों को शिक्षा देने के लिए, वो जानते थे कि शिक्षा देगा तो ये समाज का उत्थान होगा। इसीलिए उन्होंने इनकी औरत का अपमान भी उस समय सहन कर लिया, और इस समाज के लिए, समाज के अंदर फुले अम्बेडकरी विचारधारा को स्थापित करने की, समता, बंधुत्व, भाईचारा, इस विचारधारा को स्थापित करने की उन्होंने कोशिश की। बात रही लोकतंत्र की, तो लोकतंत्र की हम बात करते हैं तो लोकतंत्र के आज जो हम भारत देश के अंदर जो लोकतंत्र खड़ा है, ये प्रतिनिधि की बुनियाद के ऊपर खड़ा है। भारत देश में जो लोकतंत्र है तो प्रतिनिधि की बुनियाद के ऊपर खड़ा है। तो हमें लोकतंत्र की जो व्यवस्था है, दुनिया वाले ने जो लोकतंत्र बनाया है, लोकतंत्र की व्यवस्था बनाई है, इस व्यवस्था को हमें समझना पड़ेगा कि लोकतंत्र की जो व्यवस्था है वो प्रतिनिधि की बुनियाद पे ऊपर खड़ी है। कि भारत देश के अंदर आज की तारीख की हम गिनती बताते हैं तो 135 करोड़ लोग हैं। तो 135 करोड़ लोग तो संसद में जाके कभी बैठ नहीं सकते।
तो भारत के देश के अंदर 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो संसद में जाकर बैठते हैं। तो वो लोग 135 लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ आवर सोसाइटी, ऑन बिहाफ ऑफ आवर पीपल। ये हमारे समाज के लोगों के जो समस्या है, 543 जो प्रतिनिधि है, समस्या की बातें करते हैं, मगर हमारी बातें, हाँ, वो समस्या की बातें करते हैं, मगर समस्या की बातों, समाज की समस्या की बातें रखने के लिए आदमी के अंदर जो प्रतिनिधि होता है, इसके अंदर अभिव्यक्ति चाहिए, अभिव्यक्ति का साथ चाहिए। ऐसे बहुत सारे प्रतिनिधि इस समाज के अंदर निकले हैं, और जो संसद में चुन कर जाते हैं वही संसद में जाते हैं। प्रतिनिधि तो बहुत सारे हैं, वे सभी संसद में जाके बैठ नहीं सकते हैं। तो जो जिसके अंदर अभिव्यक्ति का साहस नहीं होता है, जानकारी सब है मगर अभिव्यक्ति का जो साहस नहीं होता, ऐसा आदमी हमारा कभी प्रतिनिधि बन नहीं सकता। तो लोकतंत्र की अगर हम जांच करें तो लोकतंत्र व्यवस्था की बुनियाद के ऊपर खड़ा है। तो लोकतंत्र की हम जांच करें तो हमारे SC/ST की जो पॉपुलेशन है 22.5%, इस पॉपुलेशन के हिसाब से हम देखें तो हमारे प्रतिनिधि इस संसद के अंदर, फक्त अभी तो हम SC/ST की बात करते हैं, ये प्रतिनिधि संसद के अंदर चुन कर जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से वो चुनकर जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कब आया, ये मैं आपको, ये बात भी आप लोग जानकारी है आपके अंदर कि 1900 अपने बाबा साहब ने, जब अंग्रेज लोगों ने 1932 के अंदर कम्युनल अवार्ड डिक्लेयर किया, जो कम्युनल अवार्ड डिक्लेयर हुआ, उस कम्युनल अवार्ड के सामने बाबा साहब ने लड़ झड़ के हमारे समाज के लोगों के लिए 2 पावर्स लिए थे। एक पावर्स के सेपरेट इलेक्ट्रॉनिक्स का पावर और नोवेल मताधिकार का पावर, मगर 24 सितंबर, वो 17 सितंबर को पावर लिए थे, 24 सितंबर को पुणे पैक्ट का करार हुआ, और पुणे पैक्ट के माध्यम से हमारे सभी पावर्स चले गए। हमारे सभी पावर्स चले जाने के बाद हमारे जो बाबा साहब जो चाहते थे, ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए फिर 1937 के अंदर इस देश का पहला इलेक्शन हुआ। 1937 के अंदर 1937 के अंदर इस देश का पहला इलेक्शन हुआ। इस पहले इलेक्शन के अंदर हमारे प्रतिनिधि गए। प्रतिनिधि के बाद बाबा साहब ने इसका विश्लेषण किया, और विश्लेषण के माध्यम से उन्होंने देखा कि हमारे जो प्रतिनिधि गए हैं उन्होंने संसद में जाके कुछ करने वाले हैं नहीं, क्योंकि उन्हें मालूम पड़ गया था, उन्हें जो विश्लेषण किया इससे। तो विश्लेषण के बाद इन्होंने स्टेट ऑफ माइनॉरिटीज नाम का एक आवेदन पत्र किया, कि मेमोरेंडम तैयार किया, और मेमोरेंडम उन्होंने उस समय के संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को सुपुर्द किया, और उन्होंने बोला कि हमने जो मांगी की थी लोकतंत्र के अंदर, वह प्रतिनिधित्व की मांग की थी, मगर यहाँ तो पार्टी के एजेंट पैदा हो गए हैं। हमें ये मंजूर नहीं है। बाबा साहब ने ये कहा, हमें ये मंजूर नहीं है। इसीलिए बाबा साहब ने 1946 के अंदर 1946 में जेल भरो आंदोलन चालू किया, और जेल भरो आंदोलन में उन्होंने कहा, इस लोग सरकार से कहा, राजेंद्र प्रसाद से कहा, सरकार में उन्होंने गुहार लगाई कि ये लोग हमारे प्रतिनिधि नहीं है, ये ब्राह्मण तंत्र के अंदर ये आपके प्रतिनिधि है, हमारे प्रतिनिधि ये लोग नहीं बन सकते। इसीलिए ये बात बाबा साहब ने कही थी। तो अब मैंने अध्यक्ष सभी आप लोग भी खाना खाने वाले हैं के लिए तकलीफ में है, मुझे अभी मेरे बात को ख़त्म करना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। तो मेरा कहना है, ऐसे बाबा साहब ने कहा था कि इस देश के अंदर लोकतंत्र तभी हो सकता है सही मायने में। बाबा साहब ने ये बात कही थी उस दिन पहले कि भाई लोकतंत्र ऐसे होना चाहिए कि हमने जो संविधान बनाया है, जो संविधान हमने बनाया है, इस संविधान का अमल होना चाहिए। अगर वो अमल नहीं होता तो मैं इस संविधान को पहले जलाने वाला मैं हूँगा,
ऐसा बाबा साहब ने ऐसा बात कही थी। फिर ऐसी बात हुई और बाबा साहब ने ये बात भी कही थी कि इस देश के अंदर विरोध पक्ष, सत्ताधारी पार्टी मजबूत होनी चाहिए, साथ में विरोध पक्ष भी मजबूत होना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने ये भी कही थी कि इस देश के अंदर पारदर्शक चुनाव होने चाहिए और चुनाव आयोग स्वतंत्र होना चाहिए। मगर आज की तारीख के हम देख रहे हैं कि चुनाव आयोग भी स्वतंत्र नहीं है, पारदर्शक ये भी अपने इलेक्शन भी, चुनाव भी होता नहीं है, वो चीज़ें भी हम देख रहे हैं। उन्होंने ये बात भी कही थी कि विरोध पक्ष के साथ साथ रूलिंग पार्टी मजबूत होनी चाहिए, और लेकिन रूलिंग पार्टी जो है, इसकी विचारधारा, इसकी पॉलिसी, इसका कार्यक्रम सबसे अलग होना चाहिए, और जो विरोध पक्ष पार्टी है उसका कार्यक्रम, उसकी पॉलिसी, वो दोनों भी अलग होनी चाहिए। अगर दोनों की एक ही पॉलिसी होगी तो देश के अंदर विरोध पक्ष कहाँ से आएगा? लोकतांत्रिक देश के अंदर आप देखो, अमेरिका में देखो, यूरोप, लंदन में देखो, द्विदलीय प्रशासन सिस्टम है, अमेरिका में भी ये सिस्टम है। तो वहाँ तो ये अगर होगा तो लोकतंत्र कहाँ से बचेगा? विरोध पार्टी, सत्ताधारी पार्टी भी एक ही विचारधारा की है, विरोध पार्टी भी एक ही विचारधारा की होगी, तो इस देश में लोकतंत्र कहाँ से बचेगा? तो आज की तारीख में आप देख रहे हो कि कांग्रेस, बीजेपी आज की तारीख में जो सत्ता में है, वो बीजेपी भी हिंदूवाद की बात कर रही है और कांग्रेस भी हिंदूवाद की बात कर रही है। तो इसमें देश में लोकतंत्र के अंदर विरोध पक्ष कहाँ है? तो हमारे लोगों को समझना चाहिए कि बीजेपी वाले आज बोल रहे हैं कि हम SC ST OBC और दूसरे जो वर्ण व्यवस्था में नहीं आते हैं, ऐसे मराठी लोगों को भी वो हिंदू गिनते हैं, और वो तो हमारा कहना मानना है कि ये लोग को भी हिंदू बनाते हैं। और क्या हिंदू बनाकर ये लोग इस देश के अंदर अब SC ST OBC और माइनॉरिटी का राज लाना चाहते हैं? SC ST OBC को हिंदू कहते हैं, तो क्या ये लोग हिंदू बनाकर हमारे लोगों की, हमारे महापुरुषों की विचारधारा वाला राज लाना चाहते थे? कतई नहीं, ऐसा होने वाला नहीं है। मगर इस देश के अंदर वन पार्टी रूल कांग्रेस वाले समय में हो गई थी, इसीलिए आज भारत देश के अंदर चार जो इनके जो स्तंभ है वो ब्राह्मणवाद के पास है। और आज की तारीख में जो भी पार्टियां ब्राह्मणवादी, एक कहीं बीजेपी सत्ता में आती है, कहीं कांग्रेस सत्ता में आती है, कहीं कांग्रेस सत्ता में आती है, कहीं बीजेपी सत्ता में आती है, कहीं बीजेपी सत्ता में आए तो कांग्रेस वाले उसको सपोर्ट, कांग्रेस के साथ मार्क्सवादी होते हैं, तृणमूल वाले होते हैं, कहीं एनडीए में कहीं तृणमूल जाती है, कभी यूपीए में तृणमूल आ जाती है। इस तरह का सभी ब्राह्मणवाद, सभी देश के अंदर जो भी पार्टियां हैं, सभी ब्राह्मणवादी पार्टियां हैं, और हमारे लोग इस झांसे में आ जाते हैं। तो हम लोग, और हमारे जो पार्टियां हैं, काशीराम साहब के समय के अंदर बीएसपी बनने के बाद इस देश के अंदर प्रादेशिक पार्टियां बनी है। आप इतिहास को खोज लो, लालू प्रसाद यादव ने भी प्रादेशिक पार्टी बनाई, मुलायम सिंह यादव ने भी पार्टी बनाई काशीराम साहब के पार्टी बनाने के बाद। मगर वो पार्टी या विचारधारा की पार्टी नहीं है, फूले अंबेडकर की विचारधारा वाली पार्टी नहीं है। और वो लोग राजकीय गठबंधन बीएसपी के साथ जो भी गठबंधन हुए हैं आज तक, वो राजकीय गठबंधन हुए हैं, सामाजिक गठबंधन हुए नहीं है। इसीलिए हमारे लोगों को जो समस्या है, फूले अंबेडकर की विचारधारा हम लाना चाहते हैं, वो ला नहीं सकते हैं। तो हमारे आज अगर वो लोग हमारी बातें बोलने चाहते हैं तो हमने कभी नहीं देखा कि कांग्रेस वाले ने हमारे बीजेपी के शासन के अंदर हमारे SC ST लोगों की स्कॉलरशिप खत्म हो गई, OBC का नीट का मुद्दा खत्म हो गया, तभी कभी ना आवाज़ नहीं उठाई। तो हम समझते हैं कि ये जो प्रतिनिधि है वो प्रतिनिधि हमारे हो नहीं सकते। तो हमारे जो प्रतिनिधि है, तो इस देश मध्य प्रदेश की बात करते हैं हम, कि मध्य प्रदेश के अंदर उमा भारती ने, इस मध्य प्रदेश के अंदर उमा भारती ने चुनकर सत्ता, बीजेपी को सत्ता में लेकर आई। आज उमा भारती को उन्होंने सड़क पे लाके खड़ा कर दिया है, और उमा भारती ऐसा बोलती है, उमा जी, कि बीजेपी मेरी पार्टी है, बीजेपी मेरी पार्टी है। अगर बीजेपी तुम्हारी पार्टी होती तुम आपको संसदीय मंडल से भी आपको बाहर निकाल दिया। आपकी पार्टी के जो संसदीय मंडल है
उसमें से भी आपको बाहर निकाल दिया। तो आप कहाँ से कह रही है कि बीजेपी मेरी पार्टी है, बीजेपी पार्टी मेरी है। लेकिन अभी थोड़े दिन पहले इन्होंने संदेश दिया है कि बीजेपी तो मेरी पार्टी है, मगर आपको जहाँ भी मत देना तो है वहाँ आप मत दे सकते हो। ऐसा उमा जी का ये सेंटेंस हमने सुना है कि उमा जी ने सेंटेंस किया है। तो हमारे जो ओबीसी के लोग हैं, SC ST के लोग भी नहीं बोलते हैं। ओबीसी के लोग अपने ओबीसी की विचारधारा, अपने जनगणना के लिए भी कभी नहीं बोलते हैं। मुसलमान के लोग के हमारा प्रतिनिधियों पर इतना तकलीफ हो है तो मुसलमान के हमारे प्रतिनिधि भी मुसलमानों के लिए नहीं बोलते हैं। हमारे लोग बोलेंगे, ओबीसी के लोग संसद में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे कि हनुमान जाट था, हनुमान जी जाट थे, ऐसा बोलेंगे। और हमारा जो मुस्लिम भाई है उसको सपोर्ट करने के लिए क्या बोलेगा कि हनुमान जी तो हमारे थे। तो कई लोगों ने पूछा, पत्रकारों ने, कि भाई आपके कैसे हो गए? तो बोला हनुमान जी के नाम हमारे लोगों से नाम से मिलते हैं, कहीं लुकमान है, कहीं सुलेमान है, कहीं उलेमान है। तो ऐसा पत्रकारों ने पूछा इनको, तो इसीलिए हनुमान जी हमारे ऐसी बात करते थे। कहीं SC के लोग भी ये बात कर देते हैं कि हनुमान जी हमारे, ST के लोग भी ये बात करते हैं कि हनुमान जी हमारे। मगर ये चर्चा 15 दिन तक टीवी पर चलती रहती है, पर लोगों की समस्याओं जो है इसकी चर्चाएं नहीं होती है। ये बातों की चर्चाएं होती रहती है टीवी पर लोगों की जो समस्या है इस बातों की चर्चा है इस देश के अंदर होती नहीं है। इसीलिए अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति है, वो पूर्व राष्ट्रपति ने कहा है कि किसी भी आदमी को गुलाम बनाना है तो इसके मुंह के ऊपर ताला लगवा दो, उसको बोलना इसका बंद करवा दो, अपने आप गुलाम हो जाएगा। तो हमारे प्रतिनिधि ऐसे ही है, वो बोलने की इनके अंदर ताकत ही नहीं है। हमारे गुजरात से हीरालाल परमार नाम का एक प्रतिनिधि बोला था, वो तो आपको हिस्ट्री मालूम होगी। हीरालाल परमार ने संसद था लोकसभा के अंदर, इन्होंने महसाना के अंदर, पाटन के अंदर जो हमारे लोगों के ऊपर जुल्म हुए थे, SC ST के ऊपर घर जला दिए थे, तो उन्होंने पार्टी में मांगा कि हमें इस बात को संसद में रखने की परमिशन मिलनी चाहिए। मगर संसद में इनको परमिशन नहीं मिली थी। तो ऐसे कि हीरालाल परमार जैसा ये सब खेल है कांग्रेस के समय से ही चालू हुआ था कि हमारे जो प्रतिनिधि है उनको बोलने का अधिकार मिला नहीं था। हमारे प्रतिनिधि आज के अंदर आज भी ये गुलाम हो गए। तो ऐसी परिस्थिति हमारे लोगों की है। तो हम कहना चाहते हैं हमारे लोगों को, मुसलमान मेरे मुस्लिम भाइयों को भी, कि कांग्रेस के राज के अंदर अगर है तो कि कांग्रेस के राज के अंदर आप देखो कि अपनी आर्टिकल 25 से 28 की बात आप समझ दो। उस समय इस देश के अंदर कांग्रेस सत्ता में थी और कांग्रेस सत्ता में होने के बावजूद भी आपकी बाबरी मस्जिद गिरवाई है। साथ में साथ अभी इन्होंने ये राम मंदिर, ये नई पार्टी ने राम मंदिर बनवा दिया। तो आप समझ जाइए कि कौन सी पार्टी आपके साथ है। आप लोगों के साथ कौन से लोग हैं। एक पार्टी आपकी मस्जिद तुड़वाती है, एक पार्टी आपकी मस्जिद के विरुद्ध राम मंदिर बनवाती है। तो आप लोगों को इस बातों को सुनना चाहिए, इस बातों को गहराई से देखना चाहिए। तो हमारे मुसलमान भाइयों को हम खास इस बात को कहते हैं कि आप आज़ादी के बाद आपको मजलूम बना दिए, आज़ादी के बाद आपको मजलूम बना दिए। पहले आप ताकतवर थे, 35% थे, और आज की तारीख में आप 2.5% भी जॉब में नहीं है। तो आप लोगों को और ये बातों को सोचना चाहिए। आपके मोहम्मद पैगंबर साहब ने भी यही बोला है। क्या बोला है कि इकरा करो यानी पढ़ाई करो, जिहाद करो यानी संघर्ष करो, मशावत भाईचारा रखो और जालिमों को साथ मत दो। मगर आप लोगों इस बात का विश्लेषण करते नहीं हो कि कौन जालिम है और कौन मुस्लिम है। तो हमें मुस्लिमों को सपोर्ट करना चाहिए। और आज तक हमारे मुस्लिम भाइयों कई जालिमों को ही सपोर्ट करते आए हैं, ऐसा हमें दिखता है। तो हमारे मुस्लिम भाइयों को, और ये लोग कहते हैं जिस देश में रह रहे हैं, जिस देश के मुसलमान मालिक है, वो लोग को आज कह रहे हैं कि आप लोग पाकिस्तान चले जाइए। तो हमारे मुसलमान लोग ऑफेंस करने की बात नहीं, डिफेंस नहीं, ऑफेंस करना चाहिए। डिफेंस में नहीं आना चाहिए कि भाई हम तो इस देश के मूल निवासी है, हम कहाँ से, आप भी देशी है, आप लोग चले जाइए। ऐसा ऑफेंस नहीं करते। डिफेंस की और डिफेंस में रह जाते हैं।
उनको ऑफेंस करना चाहिए। हम इस देश के मालिक है तो उनको ऐसे ताकत लाने की ज़रूरत है। और हमारे लोगों को मैं तो ये ब्राह्मण ये लोकतंत्र वाली जो हमारी विचारधारा वाली पार्टी हम लाना चाहते हैं, फुले अम्बेडकर वाली जो विचारधारा वाली हम पार्टी लाना चाहते हैं, तो आने वाले दिनों के अंदर हम ये कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो देखो, हमें सभी SC ST OBC और मुस्लिम, हमारे जो सभी मजलूम लोग हैं, पिटे पिटाए लोग हैं, ये पिटे पिटाए लोगों को इस बातों को सोचना चाहिए और इकट्ठा होना चाहिए। और इस देश के अंदर 9 दिसंबर के दिन लखनऊ के अंदर 9 दिसंबर 2018 को हमारे OBC SC OBC के लोगों ने एक रैली निकाली थी, ध्रुवीकरण की रैली, लखनऊ रमाबाई मैदान के ऊपर 2018 9 दिसंबर। उस समय 5 लाख लोग इकट्ठे हुए थे। रमाबाई मैदान के ऊपर 5 लाख लोग इकट्ठे हुए थे। प्रशासन ने 1300 गाड़ियां जो इनकी थी, इनको वापस भेज दी थी। इनको वहाँ स्थल तक पहुँचने नहीं दिया था। और इसके बाद भी अगर सभा खत्म हो गई, इसके बाद भी वो 1300 गाड़ियाँ वहाँ सभा स्थल पर गई थी। तो हमारे लोगों को ये SC ST OBC की ताकत उस दिन लोगों को मालूम है। इसी बात को ध्यान में रखकर हमें ये ध्रुवीकरण करना चाहिए। SC ST OBC और हमारे मुसलमानों को, मुस्लिम भाइयों को आना चाहिए। और इस देश का जो मीडिया है, वो मीडिया हमारा नहीं है। हमारा लोगों की ब्राह्मणवाद के ऊपर पकड़ क्यों है? क्योंकि मीडिया इनका है, इसकी वजह से है। मुझे थोड़ा इशारा हो रहा है, इसलिए मैं विस्तृत कोई बात नहीं कर सकूँगा। और ये बात को मैं ज़्यादा बहुत 5-1 मिनट में हम ख़त्म कर देते हैं। तो हमारी जो अभी लड़ाई है, हमारी जो लड़ाई है आने वाली हमारी नस्ल के लिए है। हम लोकतंत्र की विचारधारा, बाबा साहब फुले अम्बेडकर की विचारधारा क्यों लाना चाहते हैं? कि हमारी आने वाली हमें पीढ़ियों को बचाना है। हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें ये तंत्र नहीं देना है। आज की तारीख में जो माहौल है, इस माहौल को हम देना नहीं चाहते हैं। हमारे आने वाली पीढ़ी को हमको बचाना है। इस बात को ध्यान में रखकर हम हमारी बात को, तो हमें अभी हमारी विचारधारा की जो पार्टी है, आज हमारी जो परिस्थिति है, हमारी राजकीय परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति, आर्थिक परिस्थिति, हमारी शैक्षणिक परिस्थिति आज आपके ध्यान में है क्या परिस्थिति है। इसीलिए हमारे लोगों को आज हमें राजनीतिक संरक्षण की खास जरूरत है। राजनीतिक संरक्षण की जरूरत है। इसीलिए जो हमारी विचारधारा की जो पार्टियां है, इस पार्टियों को हमें बनाना चाहिए। उसकी विचारधारा वाली पार्टियों को हमें आगे करना चाहिए। और आगे कर हमें हमारे फुले अम्बेडकरी विचारधारा को हमें बचाना चाहिए। और ऐसा हमारे लोगों को हम कहते हैं कि सोच लो। और हमारे जो ललित सर ने भी बोला था कि भाई युवाओं को आगे आकर इस देश को बचाना, इस विचारधारा को बचाना है। इस भारत देश जो हमारा है, इसको बचाना है तो युवाओं को आगे जाना चाहिए। महिलाओं के लिए भी बाबा साहब ने बहुत हमारे महापुरुषों ने किया है कि जो दूसरे देशों के अंदर आप देखो कि 1980 के 5 के बाद सभी महिलाओं ने अपने हक और अधिकार के लिए आंदोलन किया था, तभी महिलाओं को हक मिला था। हालांकि बाबा साहब आम्बेडकर ने 1950 के अंदर सभी महिलाओं को कोई आंदोलन किए बिना सभी हक और अधिकार दिए थे। तो हमारी महिलाओं को भी इस बातों को समझना चाहिए, युवाओं को भी समझना चाहिए। और हमारे सभी जो मूल्यवासी विचारधारा के लोग हैं, इन लोगों को भी समझना चाहिए। तो हमें आने वाले दिनों के अंदर हमारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको ला सकेंगे। हमारे महापुरुषों की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको हम ला सकेंगे। और हमें लास्ट में यही मैं बोलूँगा कि सोच लो ये बुद्धि लो, सोच लो ये बुद्धि लो। सोते रहोगे कब तक? सर उठाओ बुद्धि लो। रोते रहोगे कब तक? यातना या वेलना धोते रहोगे कब तक? जय भीम, जय भारत, जय मूल्यवासी, जय संविधान।